यहाँ से तो वॉर आपको काफ़ी ज़्यादा ग्लोरीफाइंग, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रही होगी, पर बेटा वो जितनी ग्लोरीफाइंग दिखती है उससे कहीं गुना ज़्यादा डिवास्टेशन लेके आती है, ठीक है। और आपके जीवन में डिवास्टेशन ना आ जाए, इसी वजह से ये वीडियो को बहुत अच्छे से देख लो एंड समझ लो द नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। बट लास्ट टाइम वी हैव सीन कि कैसे जर्मनी में, कैसे पूरे यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, जर्मनी हार गया, जर्मनी के ऊपर हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स लगी थी, जर्मनी की हालत बहुत खराब थी। और अब हम वहीं देखेंगे कि ये जो गंदी सी वॉर हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उनके इम्पैक्ट्स क्या आए थे ऑन एंटायर यूरोप एंड स्पेशली ऑन जर्मनी। सो लेट अस स्टार्ट विथ द इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। सो बेटा इफेक्ट्स, वॉर जो होती है उसके इम्पैक्ट्स दोनों ही टाइप की कंट्रीज पे आते हैं, हारने वाली कंट्रीज पे भी और जीतने वाली कंट्रीज पे भी, ठीक है। और ये इम्पैक्ट सिर्फ ऐसे नहीं होते कि लोग मर रहे हैं, द इम्पैक्ट्स आर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स आते हैं, पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स आते हैं, सोशल इम्पैक्ट्स आते हैं एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स भी आते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड ऑल द इम्पैक्ट्स। तो पहला इम्पैक्ट ये था कि जो यूरोप दुनिया भर को क्रेडिट देता था, यानी कि लोन्स देता था, आज वो यूरोप क्रेडिटर्स से डेटर्स बन गया था। मतलब डेटर्स मतलब वो आज कर्जा लेने लगा, वो आज लोन लेने लगा। सो यूरोप क्रेडिट देने से क्रेडिट लेने लगा, ये इम्पैक्ट आया। सेकंड ये था कि जो वेमर रिपब्लिक थी बेटा, वेमर रिपब्लिक हैड टू पे ऑल द सिंस ऑफ द ओल्ड एम्पायर। जो सारा ये ह्यूमिलेशन हो रहा था वो किसको सहना पड़ रहा था? वेमर रिपब्लिक को सहना पड़ रहा था। जो कॉम्पेंसेशन था, वो कॉम्पेंसेशन जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, 6 बिलियन यूरोस का कॉम्पेंसेशन भी वेमर रिपब्लिक को देना पड़ रहा था। और आपको पता है, जो सोशलिस्ट, जो कैथलिक्स, जो डेमोक्रेट्स वेमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे, उनको चिढ़ाया जाता था। कौन से नाम पे पता है? नवंबर क्रिमिनल्स। जैसे आजकल नहीं लोग सबको इंस्टाग्राम ट्विटर पे ट्रोल करते हैं, वैसे जर्मनी में वेमर के सपोर्टर्स को नवंबर क्रिमिनल्स के नाम पे मोक करा जाता था, उनको ह्यूमिलेट करा जाता था। क्यों पता है? क्योंकि ये लोगों ने नवंबर मंथ में अपनी डिफीट एक्सेप्ट करी थी। दैट्स व्हाई दे वर नोन एज नवंबर क्रिमिनल्स। हु बेटा? सोशलिस्ट, कैथलिक्स एंड डेमोक्रेट्स जो वेमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे। वेमर रिपब्लिक हैड टू गो थ्रू ऑल द ह्यूमिलेशन। ये जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट था वो वेमर रिपब्लिक पे आ रहा था। प्लस सोसाइटी की बात करें तो जर्मनी में सोल्जर्स की लाइफ को, ट्रेंच मतलब सोल्जर्स जो वो खाई जैसे में रहते थे, वो लाइफ्स को काफ़ी ज़्यादा ग्लोरीफाई करा जाता था कि नेशनल ऑनर तो यही है। सिविलियंस के ऊपर उन्होंने किसको रखा था? सोल्जर्स को रखा था कि अगर तुमको देश के लिए कुछ करना है तो यू हैव टू बिकम सोल्जर। सोल्जर्स की लाइफ बहुत अच्छी है। मीडिया सोल्जर्स की लाइफ को काफ़ी ज़्यादा ग्लोरीफाई कर रहा था, जैसे अपने बॉलीवुड को करते हैं, है ना। तो वैसे सोल्जर्स को ग्लोरीफाई करा जा रहा था। बट बेटा एक्चुअल में सोल्जर्स की लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी। सोल्जर्स की लाइफ मिजरेबल थी। उनको ट्रेंचेस में, वो खाई में रहना पड़ता था। आपको पता है वो किन के साथ रहते थे? दे हैड टू स्टे विथ रैट्स, मतलब जो आजू बाजू में जो डेड बॉडीज थी, कॉर्प्सेस थे, उनको खाते थे रैट्स। वैसी हालत में सोल्जर्स को रहना पड़ रहा था। और इफ दे वांट मोर सोल्जर्स इन जर्मनी, इसी वजह से जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो पॉलिटिकल सिनेरियो था, वहाँ पे मेन के ऊपर, बॉयज के ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा था कि यू हैव टू बी अग्रेसिव, यू हैव टू बी मास्कुलाइन, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। अगर आपको नेशनल ऑनर के लिए कुछ करना है, अगर आपको कंट्री के लिए कुछ करना है, तो यू हैव टू बी अग्रेसिव, मास्कुलाइन, एंड दिस इज हाउ यू कैन सर्व योर नेशन। और आपको पता है यही सारा माइंड सेट
paved path for the conservative dictatorship in Germany. जो ये हिटलर का राइज हुआ उसका वन ऑफ द रीज़न ये भी था कि जर्मनी में नॉर्मल लाइफ से ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था ट्रेंच लाइफ्स को, मैस्कुलिनिटी को इम्पोर्टेंस दिया जाता था। इन यही सारी चीज़ों की वजह से बेचारी जो नई नवेली फ्रजाइल, ये वर्ड दिया है बेटा, फ्रजाइल मतलब काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव नई बनेली जो डेमोक्रेसी थी, जो वेमर रिपब्लिक थी, ये वेमर रिपब्लिक ये सारी चीज़ों को सहन नहीं पाई। Understood? So now let us understand political radicalization. Obviously, one problem leads to another. ये जो instability थी उसकी वजह से politics में भी बहुत सारे problems थे. As I told you, जो नई आई हुई young and fragile Weimar Republic थी, it could not handle it all. और उसी बीच Weimar Republic के साथ एक दूसरा ग्रुप अपराइज होता है, उसका नाम है स्पार्टसिस्ट लीग। स्पार्टसिस्ट लीग जो ग्रुप था बेटा, इट वॉज बेस्ड ऑन द रशियन बोल्शेविक पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट। उनको जो बोल्शेविक्स ने करा था वो सब जर्मनी में करना था, ठीक है। दे डिड नॉट लाइक दिस वेमर रिपब्लिक, उनको चाहिए थी सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट। याद करो सेकेंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन, उसमें हमने देखा था कि बोल्शेविक्स ने क्या बनाए थे, अलग अलग जगहों पे सोवियट्स बनाए थे। सोवियट्स का मतलब होता है काउंसिल्स, ठीक है। तो इनको भी चाहिए था कि जर्मनी में अलग अलग जगह पे काउंसिल्स बने और एक काउंसिल पैटर्न की गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो हमारे स्पार्टसिस्ट लीग थी, ये स्पार्टसिस्ट लीग का कॉन्फ्लिक्ट हुआ किसके साथ हुआ बेटा, वेमर रिपब्लिक के साथ। वेमर रिपब्लिक ने बोला अच्छा बेटू हम यंग है पर इतने भी नहीं, हम तुमको हरा देंगे। सो वेमर रिपब्लिक टुक द हेल्प ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जो वॉर वेटरन्स का, मतलब जो लोग वॉर में थे, वो सिपाहियों का एक ग्रुप था जिनका नाम है फ्री कॉप्स। वो ग्रुप के साथ मिलके वेमर रिपब्लिक ने स्पार्टसिस्ट लीग का अपराइजिंग जो था उसको खत्म कर दिया। अब स्पार्टसिस्ट लीग को काफी ज्यादा गुस्सा आया और स्पार्टसिस्ट लीग ने अपनी खुद की एक पार्टी बना ली जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे और जो वेमर रिपब्लिक को सपोर्ट करने वाले सोशलिस्ट ग्रुप थे, वो दोनों के बीच में आपस में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे। एंड उसी झगड़ों की वजह से व्हेन हिटलर केम इनटू राइज, जब हिटलर आया तो ये दोनों साथ मिलके हिटलर को हरा भी नहीं पाए। तो ये जो पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन है, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द कॉज बिहाइंड द राइज ऑफ हिटलर। अंडरस्टूड? एंड दिस पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन हाइटेंड बाय इकोनॉमिक क्राइसिस, मतलब पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन तो ऑलरेडी था पर जर्मनी में गंदे वाले इकोनॉमिक क्राइसिस भी हो रहे थे। आपको आइडिया तो होगा कि क्यों इकोनॉमिक क्राइसिस थे। यस, जर्मनी के ऊपर हार्श ट्रीटी लगी थी, प्लस आपको पता है जो जर्मनी ये वॉर लड़ रहा था वो कैसे लड़ रहा था, लोन्स लेके, ठीक है। तो जर्मनी को अब लोन्स के पैसे भी भरने थे और जर्मनी को जो कॉम्पेंसेशन देना था 6 बिलियन यूरोस का, वो भी जर्मनी को देना पड़ रहा था। बेचारा जर्मनी, जिनके तो सारे रिसोर्सेस चले गए थे, तो जर्मनी ने अब फ्रांस को गोल्ड रिजर्व्स में पे करना स्टार्ट करा। गोल्ड से वो फ्रांस को कॉम्पेंसेशन दे रहा था। फिर 1923 में उसके गोल्ड रिजर्व्स भी काफ़ी डिप्लेनिश हो गए, कुछ बचा नहीं था। तो जर्मनी ने बोला फ्रांस को कि हमसे ना हो पाएगा, मैं अब तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। तो फ्रांस ने बोला ठीक है तुम नहीं दे सकते तो मैं ले लेता हूँ। व्हाट फ्रांस डिड पता है, जर्मनी में एक बहुत प्यारा सा रीजन था रूर करके, जिसमें बहुत सारा कोल अवेलेबल था। तो फ्रांस ने जर्मनी से वो वाला रीजन भी छीन लिया, कोल छीन लिया, रूर छीन लिया, राइनलैंड छीन लिया। बेचारा जर्मनी थक चुका था, हार चुका था। जर्मनी ने ये चीज़ को पैसिवली रेजिस्ट करा। पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब आप कोई चीज़ को डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली रेजिस्ट यानी कि अपोज करते हो। कैसे करा पता है, जर्मनी ने करेंसीज को प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया, करेंसी नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट करने लगा। पता है आपको
आपको बहुत बार जब मैं छोटी थी ना तो मुझे भी ये सवाल आता था कि यार अपने कंट्री में इतनी गरीबी है तो ये लोग क्यों करेंसीज नहीं प्रिंट करते, वो तो अपने कंट्री से ही प्रिंट होती है, करो और सबको बांट दो। पर अब आपको समझेगा कि करेंसी क्यों नहीं प्रिंट करनी चाहिए, क्योंकि जब जर्मनी ने बहुत सारी करेंसी प्रिंट करना स्टार्ट कर दी थी तो इकोनॉमी के फ्लो में जर्मनी की जो करेंसी थी मार्क, वो मार्क बढ़ता जा रहा था और इसी वजह से मार्क की वैल्यू डाउन जाती गई थी। आपको पता है आप जीवन में जब किसी को बहुत ज़्यादा भाव देने लगते हो तो आपकी वैल्यू घट जाती है, वैसे ही जर्मनी में जब बहुत सारा पैसा बढ़ रहा था तो पैसे की वैल्यू घट रही थी। आपको पता है अप्रैल में $1 वॉज इक्वल टू 24,000 जर्मन मार्क्स, जो जुलाई में $1 वॉज इक्वल टू 3,53,000 मार्क्स। अगस्त आते आते $1 वॉज इक्वल टू 46,21,000 मार्क्स एंड दिसंबर में तो भाई तबाही मच चुकी थी। $1 वॉज इक्वल टू 98 crores 8,60,000 मार्क्स और धीरे धीरे ये नंबर ट्रिलियंस में जाता गया था। तो यहाँ करेंसी की वैल्यू तो घट रही है, प्लस गुड्स की जो जर्मनी में वैल्यू थी, गुड्स की जर्मनी में जो प्राइस थी वो बढ़ रही थी। कैसे? अब देखो जर्मनी में हर बंदे के पास बहुत सारे पैसे हैं, क्योंकि जर्मनी ने क्या करा था, नोट वो छापना स्टार्ट कर दिया था। दे भी लाइक पैसा ही पैसा होगा, पर पैसा ही पैसा नहीं हो रहा था। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे पैसे आ गए थे और जर्मनी में इंडस्ट्रीज वगैरह तो थी नहीं, तो गुड्स का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, तो गुड्स कम है, पैसा ज्यादा है। इसी वजह से जो गुड्स थे, जो चीजें थी, उसकी प्राइसेस बढ़ रही थी। अंडरस्टूड? पैसा ज्यादा है, गुड्स की सप्लाई कम है, पर गुड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो गुड्स की प्राइस क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। ये तो आप सबको पता होगा, है ना। और जर्मनी में यू वॉन्ट बिलीव, आपको पता है जब एक इंसान एक पैकेट ऑफ ब्रेड भी खरीदने जाता है तो ही हैड टू कैरी द एंटायर कार्ट, ऐसे बहुत बड़े कार्ट भर के उनको नोट्स लेके जाना पड़ता था। इतनी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गई थी। इन दैट सिचुएशन was known as hyperinflation। Yes बेटा, hyperinflation का मतलब होता है extreme rise in the prices of goods that was experienced by German। और ये जो मैंने आपको बोला ना कि एक कार्ट लेके उनको ब्रेड खरीदने जाना पड़ रहा था, वो जो पिक्चर था वो पूरे यूरोप में सर्कुलेट हो रहा था और सब ने जर्मनी के टुवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी दिखाई थी। एंड वन ऑफ द कंट्री विच हैड शोन सिंपैथी वाज अमेरिका। अब बोलोगे मैम क्या बात कर रहे हो, अमेरिका ने तो जर्मनी से लड़ाई करी थी। बट यस, अमेरिका इज दैट अंकल ऑफ सोसाइटी जो आग भी लगाते हैं और फिर दया खा के आग बुझाने भी आ जाते हैं, है ना। अमेरिका ने जर्मनी की हेल्प करना स्टार्ट करी, जर्मनी को लोन्स देना स्टार्ट करा और इसी प्लान्स को हम बोलते हैं डॉज प्लान्स। यस, डॉज प्लान्स का मतलब है यूएस स्टार्टेड गिविंग लोन्स टू जर्मनी। अब जर्मनी क्या कर रहा था बताए? जर्मनी वो पैसों से अपने कंट्री में रिपेरेशन कर रहा था, इंडस्ट्रीज वगैरह स्टार्ट कर रहा था। यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह थोड़ी फ्लरिश हुई, उसका जो पैसा, उसका जो प्रॉफिट आ रहा था वो भेज रहा था फ्रांस को, और फ्रांस ने भी ली थी यूएस से लोन। तो फ्रांस वो पैसा कहाँ पे दे रहा था? यूएस में। तो यूएसए ने दया खाई थी, पर यहाँ पे मजे तो यूएसए के थे ही, है ना। यूएसए किसको वो लोन दे रहा है? जर्मनी को। जर्मनी वो किसको पे कर रहा है? फ्रांस को। और फ्रांस वो पैसे किसको पे कर रहा है? यूएसए को। सो दैट वाज द साइकिल। द लोन्स व्हिच वर गिवन बाय अमेरिका टू जर्मनी, दोस प्लान्स वर नोन एज डॉज प्लान्स। सो अंडरस्टूड एवरीथिंग? आई होप अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। द इफेक्ट्स ऑफ World War I, the psychological, financial, political, and the worst ones, economical. Now let us meet in the next video with another amazing topic. Thank you.